हेलो एवरीवन, जैसा कि ये आप एक पेपर देख रहे हैं, ये सीटेट पेपर है और सीटेट पेपर 2 है। ये 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। तो आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था या किस तरीके का ऑफलाइन पेपर आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 61, यानी जो साइंस के क्वेश्चन, मैथ और साइंस वाला सेक्शन में जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2019 के। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे और उसके बाद हम लोग सोशल साइंस के भी देखेंगे और इस तरीके से हिंदी, इंग्लिश सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए डिले हो गया है, क्योंकि वायरल चल रहा है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लेकिन अभी से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी कि सारे सेट आप तक पहुँच जाएँ और केवीएस की भी प्रिपरेशन जो भी हो रही है वो हो जाए। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है? तो यहाँ पे औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से निकल जाएगा ये, और ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9.6 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? मीटर, लीटर, ईयर, हर्ज, क्यूबिट, ईयर, लाइट, ईयर, क्यूबिट, मीटर, लाइट, ईयर, मीटर, हर्ज, क्यूबिट। मीटर प्रकाश वर्ष, हर्ज मीटर, बालिस्त वर्ष प्रकाश वर्ष, बालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष, मीटर हर्ज बालिस्त। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, बालिस्त, मीटर और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बहुत ज़्यादा दूरी नापने के लिए किया जाता है इसका यूज। बालिस्त, मीटर और प्रकाश वर्ष तीनों ही जो हैं वो दूरी मापने के मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 62 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीर अपने कंचे, यानी कंचा जो गोली खेलते हैं ना, छोटा छोटा कंचे होते हैं, को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, तनी हुई सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो घर्षण पर जितना ही खुरदुरा कोई चीज़ होता है वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेलोफेन सीट जो होती है बहुत ही आपको स्मूथ दिखाई देगी। अब ये कालीन है तो स्मूथ नहीं होती है। ठीक, उसके बाद है आपका और क्या होता है ये, और इसमें समाचार पत्र है। तो तीनों में से एक आपको क्रम में लगाना है, बढ़ते घर्षण बल सबसे ज़्यादा, कम से ज़्यादा की तरफ। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, सेलोफेन सीट में घर्षण बल सबसे कम लगेगा, उसके बाद समाचार पत्र में और कालीन में सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समीर, ये इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइनर विथ अ uniform velocity. If time is representing along x-axis, then which of the following statement is correct? The distance time graph of the motion will be a straight line parallel to x-axis. The velocity time graph of the motion will be a straight line parallel to y-axis. The distance time graph of the motion will be a straight line parallel to y-axis, and the velocity time graph of the motion will be a straight line parallel to x-axis.
इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स एक्सिस के समांतर एक सरल रेखा होगा, या फिर इस गति का वेग समय ग्राफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, इस गति का वेग समय ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के समांतर एक सरल रेखा होगा। ठीक है, कोई पिंड रैखिकता किसी एक समांगी से गतिमान है, तो यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो कौन सा कथन सही है? तो गति का जो वेग है, वेग समय ग्राफ है, वो एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 64 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है, यानी बाई प्रोडक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? पैराफिन वैक्स, कोक, बिटुमेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन, मोम, कोक, बिटुमेन, स्नेहक तेल। निम्नलिखित में से कौन सा बाई प्रोडक्ट नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से पैराफिन, मोम, कोक, बिटुमेन, स्नेहक तेल में से आपका जो ये कोक होता है वो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोक इज नॉट द बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे 65 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु की चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी रूम का। सुबह होने पर वह इन 3 वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है। तो T1, T2 और T2 है। इनके में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? Aman keeps a plastic bottle, a wooden spoon and a metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperature of the 3 objects at T1, T2 and T3. Which of the following most likely represent the relation between them? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है 1, T1 इज इक्वल टू T2 और T2 इज इक्वल टू T3, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप 30 क्वेश्चंस लगाने बैठ रहे हैं तो एक बार में देख लेना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इस सेट में कैसे पेपर आए हैं वो आपको पता चल जाता है। साथ साथ अपने थियरी की क्लासेस भी आप लोग करते रहिए। अभी तो मेरी मतलब तबीयत बहुत ख़राब है, इस वजह से नहीं करा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं सारे क्लासेस, थियरी क्लासेस भी लूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और किस ईयर के पेपर आपको चाहिए पहले, क्योंकि कराऊंगी तो मैं सभी, लेकिन प्रायोरिटी किसको पहले दूं वो चीज़ आप बता सकते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? शैवाल, कवक, राइजोबियम, वायरस या विषाणु। Which of the following organism can prepare their own food by photosynthesis? Algae, fungi, राइजोबियम, वायरस। तो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 67 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, शैवाल यानी एल्गी जो है वो अपना भोजन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। Which of the following features helps poor bears adopt in extreme cold condition? White fur, flat feet, fat under skin. सेकेंड ऑप्शन है वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन, वाइट फर,
फ्लैट फीट लेयर्स ऑफ फर, स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? यानी जब बहुत ठंडी पड़ती है तो उसमें उसको जीवित रहने में एक तरीके से उसकी बॉडी को बैलेंस करते हैं, वो चीज़ के बारे में बताया गया, पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका सफ़ेद बाल जो उसके होते हैं, फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की जो परत होती है, ये सारी चीज़ें इसको क्या करती हैं, ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 68 का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 68 ऑप्शन नंबर 2। ये मुझे मॉर्निंग में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि डे के टाइम में इस टाइम बहुत ज़्यादा शोर होता है और मैं उस टाइम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा वॉइस आती है। इस वजह से मुझे मॉर्निंग क्या आप बोल सकते हैं 3 बजे के करीब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये, और बीच में मुझे उठना पड़ा है। तो अगर वॉइस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही हो तो सॉरी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, लोहा। प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। तो यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी होता है। प्रतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेंजीरी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या सल्फर। द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स ऑन एज एंटीसेप्टिक इज क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या सल्फर। तो 70 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, आयोडीन होती है। ठीक है, फटाफट देखेंगे क्योंकि जितना ही ज़्यादा टाइम सुबह मॉर्निंग का होता जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा शोर बढ़ता जाएगा। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट? एयर हैज़ वेट, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, एयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, एयर ऑक्युपाइज स्पेस। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? वायु में भार होता है, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, सही नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वायु स्थान घेरती है। तो यहाँ पे 71 का जो जैसे कहा गया है कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, मृदा में वायु उपस्थित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, जबकि होती है। तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में उनके कार्यों का मतलब पाचन तंत्र और उसके कार्य को दिया गया है और सही मिलान करना है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विथ द फंक्शन ऑफ कॉलम बी? तो कॉलम ए में लीवर है और बी है स्टमक, सी गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। तो इनमें से आपको अगर 2-3 के भी अगर आते होंगे तो आप सही मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका लीवर जो होता है, लीवर क्या करता है भाई? लीवर क्या करता है आपका?
लीवर करता है आपका, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है। लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अमाशय, अमाशय क्या है? प्रोटीन का पाचन होता है। पित्ताशय क्या है? पित्त रस संचयित होता है। पित्ताशय में पित्त रस संचयित होता है। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय क्षुद्रांत में छोटी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत में पाचन रस को क्या करता है? मुक्त करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, जिसमें यकृत यानी लीवर जो है वो क्या करता है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। स्टमक आपका क्या कर रहा है? वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड। एंड नेक्स्ट क्या है? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्या कर रहा है आपका? रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 72 था। अब 72 के बाद 73, क्वेश्चन नंबर 73, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अब अगर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं तो मुझे ऑप्शन में कमेंट में करके बता दीजिएगा कि मैं 10 क्वेश्चंस के सेट कराऊं या फिर 30 क्वेश्चन एक साथ कराऊं, तो ये मुझे सही रहेगा। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज समान होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। Which of the following statement about cell is true? All cells are round in shape. Cells of a tissue have a similar structure. Size of cell is same in a well-organized organism. All the cells have nucleus. तो कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो कोशिका की जानकारी होनी चाहिए, सेल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये, तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने सेल टॉपिक ये चैप्टर पढ़ाया भी है, लेकिन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया है, फिर से पढ़ा दूँगी। 73 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन ही होती है टिश्यू की। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 73 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उसकी जनन की विद्या से सही मिलान किया गया है? मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बात की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? लगी और फंजाई में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आपका जो यीस्ट है वो आपका मुकुलन होता है, यीस्ट में बडिंग होती है। हम सभी जानते हैं कि यीस्ट में क्या होती है, यीस्ट में क्या होता है आपका बडिंग होती है, यीस्ट में बडिंग हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपका बडिंग आएगा। पोटैटो में ट्यूबर, पोटैटो एक तरीके से आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पोटैटो के लिए हो जाएगा। बी के लिए एल्गी में फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन होता है एल्गी में, और स्पोर फॉर्मेशन होता है फंजाई में, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन होता है फंजाई में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 74 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द 74 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें आपको सही मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? सभी ये बहुत ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्लास 7th का लास्ट चैप्टर जो है उसमें दिया गया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? हाँ, उसी में दिया गया है, क्लास 7th में ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एसिड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये आपकी इसके लिए ओजोन परत के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे जो आंसर 75 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो संचारी रोग यानी फैलने वाले रोग, कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज? एनीमिया, स्कर्वी, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, डायबिटीज़, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। तो इसमें आपको सिर्फ ना एक आग थोड़ा अगर आप ध्यान दे दें कि कौन सा नहीं फैलता है तो उसी से आपको ऑप्शन कटता जाएगा। तो यहाँ पे 76 का ऑप्शन नंबर 3 जो है, जो ये मियादी बुखार है यानी टाइफाइड है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, पोलियो है, ये आपके जो हैं सेट जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं। ठीक है, ये सेट जो है आपका स्वाइन फ्लू और टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, ये आपका एक तरीके से संचारी रोगों को निरूपित करता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे नहीं ऑप्शन है तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस? साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रोमोट्स skepticism, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, साइंस इज़ स्टैटिक इन नेचर। साइंस कैसा है और कैसा नहीं है? तो यहाँ विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में नहीं, सही नहीं है को पूछा गया है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो नेगेटिव चीज़ें तो अच्छी होती ही नहीं है अगर ध्यान से देखें तो। लेकिन यहाँ पे आपका विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है, अगर अस्थाई है तो स्थिर कैसे हो सकती है? ठीक है, विज्ञान की प्रकृति जो है वो स्थिर जो है। साइंस इज अ स्टैटिक इन नेचर, ये ऑप्शन आपका जो है वो नॉट ट्रू वाले में सही हो जाएगा। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी डी वाला जो है आपका वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी, यानी साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक टीचर हूं और पिछले 15 सालों से ऊपर मैं पहले से मैं टीचिंग कर रही हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि सीटेट को भी बहुत क्वालिफाई किया हुआ है, सुपर टेट भी क्वालिफाइड हूँ। तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति। Which of the following are developed by science? Equity, scientific attitude, scientific temper, static mindset। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट ऑप्शन देखूंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है और आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरे बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे जो ए, बी और सी है, निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, ये तीनों विकास विज्ञान के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेम्पर, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी 79, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए? द रूल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू provide a rich variety of learning experiences to learner, provide product based teaching learning environment to learners, guide learners to practice the memorization of the creative ideas, encourage all the learners to frame questions of high cognitive abilities। दोनों तरह के क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट जो है वो इसका पूरा लाभ उठा सके। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना या उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। तो विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई? तो छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, प्रोवाइड ए रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर इज द करेक्ट आंसर। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, as per NCF 2005, good science education should be true to the learner, true to the environment of the learner, true to teacher, true to science। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, ऑप्शन ए, बी, डी, बी एंड सी, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें बहुत पकड़ होना ज़रूरी है आपके क्वेश्चंस के। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पे मार्क्स कटते भी हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका शिक्षक के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो होती है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये तो ऑप्शन सही है। तो ए तो करेक्ट हो गया। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ए, बी और डी जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोत की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना में सबसे अधिक संबंधित होगी? वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द awareness of people about sources of air pollution in learners localities, which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective, having
एक्शन, वर्ड, कंडक्टिंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, अप्लाइंग। फटाफट देखते हैं, याद करना, बोध करना, सृजन करना या अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पे सृजन करना इज द करेक्ट आंसर, क्रिएटिंग हो जाएगा। क्रिएटिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, विज्ञान के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ द साइंस? टीचिंग साइंस मतलब साइंस के विज्ञान शिक्षण के अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा? इसमें से डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 82 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना होगा। सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना हो गया, यानी वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट। एंगेज होंगे तभी तो सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 था ना, ठीक है। 82 का ऑप्शन नंबर 3 एंड 83। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? संकल्पना आधारित एस्टिमेटेड वीडियो, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना जो है प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? वाई आर फील्ड विजिट इम्पोर्टेंट इन साइंस? तो ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, इसका संचालन आसान होता है, विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है, सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्र भ्रमण जो होता है वो आपका अपना मतलब एक एक्सपीरियंस प्रदान करता है, तो ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है क्षेत्र भ्रमण। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 84 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बालक केंद्रित आकलन के लिए है? पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्रण, पेपर पेंसिल परीक्षण, जर्नल लिखना। Which of the following tool is for learners centered assessment? Portfolio, concept mapping, paper pencil test, जर्नल राइटिंग। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें ये देखना है हमको। तो बाल केंद्रित आकलन के लिए है कौन सा साधन? तो यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो होता है, अवधारणा मानचित्रण जो है आपका ये भी हो जाएगा, पेपर पेंसिल परीक्षण भी हो, पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं होगा, जनरल लिखना जो है ये हो जाएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ए, बी और डी। ए, बी और डी। ए सही है, बी सही है और डी सही है, ठीक है। 85 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन और सत्र आकलन। असेसमेंट एज अ लर्निंग इन साइंस मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या टर्म असेसमेंट। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 86 का ऑप्शन नंबर जो है 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 86 ऑप्शन नंबर 3 यानी स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, सॉरी यहाँ पे लग गया, स्व आकलन आपका सही हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर 3 सेल्फ असेसमेंट यानी स्व आकलन। विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है स्व आकलन।
86 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है, इसलिए कमेंट भी ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर तो बनता ही है। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको एक पेपर मिल जाएगा और ये चीज़ तो शेयर की जा सकती है। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? तो मोटा धागा, स्टील का तार, कांच की छड़, रबड़ की पाइप। तो यहाँ पे जो है अमृता है वो क्या कर रही है, ट्राइंग टू सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्यवस्थित कर रही है। सी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। तो यहाँ पे आपका 87 का ऑप्शन नंबर 2 जो है स्टील वायर, जो स्टील की तार है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन को पहचानिए। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये लाइट चैप्टर का है क्वेश्चन है ये। तो लाइट चैप्टर भी पेपर 2 वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 वालों के लिए तो नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ नहीं आते, वहाँ NCERT 1 to 5 के ही क्वेश्चंस आते हैं। वो मैंने हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बहुत इजी है पेपर 1, जिसको मैं फटाफट से करा दूँगी, एक दिन में एक चैप्टर 2-2 चैप्टर करके करा दूँगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पेपर 2 के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, NCERT को डीपली पढ़ना पड़ता है, तो NCERT की बुक से ही डायरेक्ट आप रीडिंग करिए और मैं भी बुक से ही कराऊँगी, क्योंकि ना ही ये टाइप किया जा सकता है और अगर कोई शॉर्ट में पढ़ा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिर क्वेश्चन आपके फंसेंगे। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। concave mirror always form an erect image and concave mirror forms an erect as well as inverted image. A convex mirror always forms an inverted image. A convex mirror forms an erect as well as inverted image. मैं साइंस की टीचर हूँ बेसिकली, तो साइंस के पेपर तो मैं आपको कराने ही वाली हूँ बहुत अच्छे से, और वो बुक से ही कराऊंगी, ऐसा नहीं NCERT की बुक से ही पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोग उसको तो हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन उसको अगर आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट करके पढ़ाऊंगी, तो आप लोग एक बार देखिएगा, क्योंकि साइंस का पेपर बहुत टफ आता है, मेरे हिसाब से टफ आता है, क्योंकि बीच से क्वेश्चन उठाते हो NCERT के, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो NCERT की बुक होती है वहाँ के बीच बीच की लाइन से वो क्वेश्चंस को डायरेक्ट उठा के वहाँ से रख देते हैं। आप अगर ध्यान देंगे ना, जब आप पढ़ेंगे NCERT की बुक तो आपको पता चलेगा। तो मैं अपने रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी, लेकिन मेरा रिज़ल्ट अभी थोड़ा सा पुराना है, तो नंबर अच्छे हैं, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 2-3 बार क्लियर किया हुआ है, तो 3-4 बार मैं यूपीटेट भी क्लियर कर चुकी हूँ, सीटेट भी क्लियर कर चुकी हूँ, और एक एक पेपर के 2-3 बार देना पड़ा क्योंकि वैकेंसी नहीं आई थी। तो चलिए ये सब बातें बाद में क्लास में करेंगे। और जब मैं सोच रही हूँ बोर्ड लेने की, और बोर्ड मेरे पास है नहीं, इस वजह से मैं इस तरीके से क्लासेस ले रही हूँ, तो जल्दी ही इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं तो पेपर अपलोड कर रही हूँ, सिलेबस डिस्कशन करना बाकी है मुझे, क्योंकि सिलेबस के थ्रू मैं आपको आधी ट्रिक बता दूंगी कि किस तरीके से आपका एक बार में ही पेपर क्लियर हो जाएगा। ये कंफर्म मैं जो ट्रिक बताऊंगी ना, उससे आपका पेपर क्लियर होना ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे थे। अगर जो लोग 88 तक पहुँचे होंगे, देखे होंगे, वही बात को समझेंगे। तो अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्या करता है भाई अवतल दर्पण? अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब में बनाता है और उल्टा भी बनाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है 88 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कंकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इनवर्टेड इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। ये एक साथ में ये आपको दे दूंगी कि किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है। जो चींटी जो है उसके अम्ल में सीधी सी बात है आपका जो होता है ये फॉर्मिक एसिड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मिक एसिड अगर आपको दिख जा रहा है तो 89 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ तक कि पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी ईंधन के लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं तो इनको शेयर करना तो बनता ही है आपको। किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 मल्टीप्लाई 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान यानी ऊष्मीय मान है, क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और तो ऊर्जा प्राप्त होती है, मानक मात्रकों में ईंधन का कैलोरी मान पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है 45,000 जो है आपका, ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं और अब हम लोग इसके बाद सोशल साइंस का भी हम जो बच्चे हैं सोशल साइंस के उनके लिए भी मैं ला दूंगी और साइंस वालों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज के आएंगे यानी हिंदी के हम पहले लाएंगे। फिर आपके मैथ के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि पहले तो मेरा मैथ और साइंस मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, और सोशल साइंस का तैयारी करने की वजह से ही काफ़ी कुछ आ जाता है इंसान को। जब आप पेपर तो तैयारी करते हैं ना किसी भी कंपटीशन के KVS हुआ, सब कुछ तैयारी करते करते हम लोगों को NCERT इतनी रट गई है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। तो सोशल साइंस के पेपर को देख लेंगे। सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस आपको NCERT से ही दिए गए हैं। वो मैंने मेनली वहाँ पे भी 7th क्लास का मैंने पेपर देखा था 2018 का। वहाँ पे क्लास 6 की जो NCERT थी वहाँ से ग्लोब वाला जो चैप्टर था वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 6, 7, 8 बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल साइंस वालों के लिए भी चाहे साइंस वालों के लिए। साइंस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है NCERT की बुक वो है क्लास 7th की बुक। आप खुद से भी अगर उठा के देखेंगे कि क्लास 7th की बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ये आज से नहीं, ये 2014 से लेके अब तक जो भी पेपर हुए हैं वो सब की बात कर रही हूँ मैं। और ये पेपर देने का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ कि क्लास 7th की जो बुक होती है NCERT की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6, 7, 8 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास 7 की बुक आती है। तो देख लीजिएगा किसी ईंधन का ये 90 का ऑप्शन नंबर आपका 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।